दोस्तों नमस्कार, मैं अनुराग गर्ग फरीदाबाद प्राइम न्यूज से। दोस्तों हम पहुंचे हैं गांव मुजेड़ी। यहां पर एक मामला आया है, एक महिला को परिवारजनों के द्वारा पीड़ित किए जाने का। मामला क्या है आप सामने देख सकते हैं। एक महिला को, उनकी हालत इस समय बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है, लेकिन हम उन्हीं से बात करेंगे और मामला क्या है उन्हीं से जानते हैं। जी नमस्कार, सबसे पहले अपना नाम बता दीजिए। जी, मेरा नाम संगीता है और मैं गाँव मुंजेड़ी की रहने वाली हूँ। संगीता जी, क्या कुछ हुआ था? जी, मेरी शादी 27 नवंबर 2020 को हुई थी, 11वां महीना। और शादी के पहले ही दिन मेरे पति ने मेरे साथ दहेज के लिए मार-पिटाई शुरू कर दी। पहले दिन से ही? हाँ जी, क्योंकि वो बीए पास थे और उन्हें दहेज में गाड़ी चाहिए थी। तो ये चीज शादी से पहले उन्होंने बताई थी आपको? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। उन्होंने बिल्कुल नहीं बताई थी। उन्होंने ये सोचा था कि 6 भाइयों की एक बहन है तो गाड़ी तो मिलेगी ही। चाहे 2-2 लाख भी करेंगे 6 भाई तो एक गाड़ी तो दे ही देंगे, जबकि मेरे 3 भाई छोटे हैं और 3 बड़े हैं। उन्होंने जैसे ही स्प्लेंडर बाइक देखी तो उन्होंने मेरे साथ मार पिटाई शुरू कर दी और मेरे घर वालों को कोसना शुरू कर दिया। तो आपने इस चीज की शिकायत कहीं की नहीं उस समय? नहीं, क्योंकि घर वालों मेरे को बताया था आपने? नहीं। और जो मेरा भाई छोटा साथ में था, मैंने उसको भी समझा दिया था कि घर किसी को कुछ नहीं बताना है, क्योंकि मेरे घर वालों ने जिस हालातों से मेरी शादी की, बिल्कुल राजकुमारियों की तरह शादी की थी, क्योंकि मैं इकलौती बेटी हूँ इनके घर में। अपनी जमीन गिरवी रख दी, 5% ब्याज पे पैसे उठाए और कुछ इन लोगों ने खुद भी कमा रखे थे। काफी अच्छे से शादी की। कितने साल हो गए शादी को? शादी को दूसरा साल चल रहा है। अच्छा। वो लोग मुझे शादी के पहले दिन से टॉर्चर करते रहे, बहुत ज्यादा। खाना पीना हाथों में से छीन लेना, बीमार होने पर दवाई ना दिलवाना। शादी के 1.5 महीने बाद भी उन्होंने बैग भर भर के मुझे घर से निकाल दिया कि हम तुझे नहीं रखना चाहते। तो मैंने फिर भी, मैं सबके हाथ पैर पकड़ के जोड़ के मैं वहीं रहती थी और खुश रहती थी, सब चीज संभालती थी अच्छे से। मैंने घर वालों को नहीं बताया कि वो टेंशन में पहले ही हैं, वो और ज्यादा मेरी वजह से टेंशन में हो जाएंगे। ससुर वालों ने कुछ मांग की थी या? हाँ जी, शादी के बाद उन्होंने ये मांग की थी कि हम रेडियो कलाकार हैं और हमारा समाज में इतना नाम है और लड़का बीए पास है, तो उन्हें या तो गाड़ी मिलनी चाहिए थी, नहीं तो बुलेट मोटरसाइकिल तो मिलनी ही चाहिए थी। फिलहाल आज आपके साथ क्या मामला हुआ है कि आज आप प्रशासन से गुहार लगा रहे हैं कार्रवाई? सर, मेरा जो बच्चा मरा है, जैसे प्रेगनेंसी का पता चला तो उन्होंने ये बोला कि बच्चे का अबॉर्शन करा दो। जब तेरे घर वाले मेरी डिमांड पूरी नहीं कर सकते, अच्छा। तो मैं इस बच्चे का क्या तो करूंगा? आप प्रेग्नेंट कब थे? की बात है ये 27 नवंबर की बात है। 27 नवंबर 2021। हाँ जी। आज आपको बता दें, आज 2022 चल रहा है और 7वां महीना है, तो जब से आपने एक्शन क्यों नहीं लिया? मैंने 27 नवंबर को ही एक्शन लिया था, क्योंकि शादी के 3 महीने बाद भी मेरी हालत इतनी थी कि मैं मौत के मुंह में थी। उन्होंने 2:30 बजे मेरे साथ मार पिटाई करके मुझे घर से निकाल दिया था, शादी के 3 महीने बाद। फिर मैं 7 महीने यहाँ पे रही। मेरे घर वालों की हालत ठीक नहीं थी। मुझे ये डर था कि मेरे पापा को कहीं कुछ ना हो जाए, क्योंकि वो मेरी बहुत टेंशन करते हैं। मैंने जैसे तैसे करके 7 महीने यहाँ रही। मैंने बहुत कोशिश की घर बसाने की, यहाँ तक कि मैंने अपने मायके वालों को भी छोड़ दिया घर बसाने के लिए। लेकिन वो उन लोगों का टॉर्चर ज्यादा बढ़ता गया, मुझे ज्यादा परेशान करते रहे। 14 नवंबर को मुझे पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, तो मेरे पति ने और मेरी ससुराल वालों ने ये बोला कि बच्चे का अबॉर्शन करा दो, बच्चे तो हमारे पास बहुत है, अच्छा। बाद में भी मिल जाएंगे। अच्छा। लेकिन जब तेरे घर वाले मेरी डिमांड पूरी नहीं कर सकते तो मैं इस बच्चे का क्या करूंगा? मुझे ये बच्चा नहीं चाहिए। मैंने मना कर दिया अबॉर्शन कराने के लिए। तो उन्होंने 27 नवंबर को शादी की सालगिरह वाले दिन बुलेट की डिमांड की अच्छा। कि आज मेरे घर पे बुलेट मोटरसाइकिल आनी ही चाहिए। अच्छा। मैंने मना किया तो मेरे भाई को फोन करके बोला कि हम कितनी बड़ी गाड़ी लेके आए हैं आज, और आज आप लोग आओ और मेरे लिए बुलेट आनी ही चाहिए मेरे घर पे। मैंने 100 नंबर की पुलिस बुलाई। मैंने उन लोगों को ये भी बोला कि लड़ाइयाँ तो देखो सब में हो जाती है, मुझे बहुत ज्यादा पेन है, कहीं ऐसा ना हो हमारे बच्चे को कुछ हो जाए। लेकिन मेरे पति ने ये बोला तुम्हारा बच्चा मरता है तो मर जाने दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर तुम मरती हो तो मैं 10-15 साल जेल काट आऊंगा। अच्छा। वहां से मैंने साढ़ा सुबह 6 बजे मार पिटाई हुई। मैंने 10:30 बजे पुलिस को कॉल किया, पुलिस आई। वो उनके सामने उल्टा सीधा बोल रहे थे। मैं ये थोड़ा पुलिस ने कुछ नहीं कहा? नहीं, क्योंकि अच्छा। वो सरपंच साहब के जानने वाले थे। ये अच्छा। मैं थोड़ा बीच बीच में से बता रही हूँ काट काट के। उसके बाद मैं यहाँ पे आई पूरा तो विस्तार से बताइए, आपको लाइव सब देख रहे हैं, मामले की पता रहनी चाहिए। अब 8 बताइए। महीने बाद भी अब क्या कार्रवाई हुई है?
सर 8 महीने बाद भी मुझे कोई कार्रवाई नहीं हुई है। सिर्फ ये कार्रवाई हुई है, पुलिस प्रशासन हो या डॉक्टर हो, सबने मुझे मजबूर कर दिया आत्महत्या करने पर। अच्छा। मोदी जी ने एक नारा चला रखा है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। 2017 में जब मैंने स्कूल अपग्रेड कराया तो ये बीड़ा मैंने उठाया था कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। क्यों बनाया ये नारा? आज भी मैं यही पूछती हूँ सरकार से और पुलिस प्रशासन से, क्यों बनाया ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा? बंद कर दो ना इसको। जब बेटियों को दहेज के लिए मारा जाता है, उन्हें फांसी पे चढ़ाया जाता है, ऐसे पुलिस प्रशासन हमारे साथ नाइंसाफी करती है। दहेज मांगने वाले जो भेड़िए होते हैं उनका ही साथ देती है। हमें मरने पे मजबूर कर दिया इन्होंने। तो क्यों ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा चला रखा है? क्यों? पुलिस प्रशासन ने मेरी कोई सुनवाई नहीं की, बल्कि मेरे साथ दुर्व्यवहार किया, बदतमीजी से बात की। उनके पुलिस वालों की रिकॉर्डिंग है। तो क्या आप महिला सेल में नहीं गई इसके लिए? महिला थाने में गई थी मैं, उसी में मैंने कंप्लेंट दी थी। उन्होंने मेरे ससुराल वालों को तो प्यार से चेयर पे बैठाया, अच्छा। और जबकि मेरी हालत इतनी खराब थी, मेरा बच्चा मरा, मैं मार पिटाई करके आई हुई थी, मुझसे खड़ा नहीं हुआ जाता था, तो मुझे तो बाहर भगाया जाता था। सुबह 10 बजे बुला के शाम 7 बजे मुझे भेजते थे, और मेरी ससुराल वालों को बड़े प्यार से, जैसे वो उनके सगे रिश्तेदार हो, ऐसे ऑफिस में बैठा के और उन्हें पर्सनली चाय मंगा मंगा के पिलाई जाती थी। अच्छा। और मुझे ये बोला जाता था कि या तो तुम तलाक ले लो, या इस केस को वापस कर ले लो, या इस केस को बंद कर दो। डराया धमकाया जाता था? बहुत ज्यादा डराया धमकाया। फिर मैं उन्होंने सरकार से क्या मांगे आपकी? सरकार से मेरी ये मांग है, जो मेरा बच्चा मरा है, जो मेरे साथ गलत हुआ है, नाइंसाफी हुई है, बस जो मेरे बच्चे को इंसाफ दिया जाए, मुझे इंसाफ दिया जाए, और जो दहेज मांगने वाले उन्हें सख्त से सख्त सजा दी जाए। क्या ताकि फिलहाल कोई मामला दर्ज हो चुका है? पुलिस वालों ने मामला दर्ज करके एफआईआर बना के, गलत एफआईआर बना के, डॉक्टरों से मिले या ना मिले, क्योंकि डॉक्टरों ने भी मेरे साथ बहुत गलत किया, मेरी रिपोर्ट गलत बना दी गई है। अच्छा। और मुझे कोई सूचना नहीं दी गई कि मेरा केस कहाँ तक क्या पहुँचा नाम है है। डॉक्टर का? नाम पता है आपको? एक डॉक्टर का नाम पता है मुझे, क्या नाम है? डॉक्टर अरुणा। अरुणा कहाँ की है वो? वो मुझे ये नहीं पता वो कहाँ की है, लेकिन वो बीके हॉस्पिटल में है। क्योंकि अच्छा। पहले दिन जब मैं आई ना तो सरकारी हॉस्पिटल वालों ने मेरी कार्रवाई की, ना मुझे एडमिट किया, ना पुलिस वाले मेरा बयान लेने आए, ना मेरी कंप्लेंट ली। ठीक है। जब मैं बीके पहुंची 4 बजे एमएलआर कट के, बीके पहुंचने के बाद मुझे एडमिट नहीं किया गया, मैं तड़प रही थी। सब लोग जानते हैं, महिलाएं खास करके, प्रेगनेंसी क्या दर्द क्या होता है, शायद ये मैं जान चुकी हूँ, और मेरी जो भी माता बहनें मुझे देख रही है वो जानती है, वो मेरे दर्द को अच्छे से समझ सकती है, अगर समझना चाहें तो। मैं इतनी पीड़ा में थी, लेकिन मुझे एडमिट नहीं किया गया। हार के 4 बजे से लेके रात को 12-1 बजे के बाद तक मेरे भाई ने परेशान होके पुलिस को बुलाया। पुलिस आई वहां पे, तो मेरी फाइल बनी, मैं एडमिट हुई, लेकिन मेरी कोई कार्रवाई नहीं हुई। अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई? नहीं, डॉक्टरों ने झूठ बोलकर मेरी छुट्टी कर दी। अब आप हमारी लाइव के माध्यम से क्या चाहेंगे? मैं ये चाहूंगी, जो मेरा बच्चा मरा है, जो पुलिस प्रशासन ने और डॉक्टरों ने मेरे साथ गलत किया है, बस मुझे इंसाफ मिल जाए। अगर अच्छा। मुझे इंसाफ नहीं मिला पुलिस प्रशासन या सरकार की तरफ से, आज मुझे 5-6 दिन हो गए, पानी की एक घूंट तक भी नहीं गई है मेरे अंदर, खाना तो दूर की बात है। मैं तब तक कुछ नहीं खाऊंगी, और मैं ऐसे ही अपनी जान दे दूंगी। कम से कम सरकार को भी ये तो पता चले कि जिन बेटियों के लिए नारा चला है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उस नारे का क्या फायदा हुआ है, और उन्होंने क्या किया है बेटियों के लिए। आज उन लोगों की वजह से हम जैसी बेटियां आत्महत्या करने पे मजबूर हो रही हैं, और ससुराल वाले हमें मार रहे हैं, क्योंकि उनके दहेज मांगने वालों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती। तो ये जुर्म और ज्यादा बढ़ता जा रहा है। आज मेरे साथ हुआ है, कल किसी और बहन के साथ होगा, कल किसी और के साथ होगा। ठीक है, बात करेंगे हम परिजनों से भी, क्या कहना है उनका। दोस्तों इस बारे में आइए देख सकते हैं बात करवाते हैं हम परिजनों से जो यहाँ पर मौजूद हैं। जी आप बताएंगे? हाँ बताऊंगी मैं। जी आपका आप क्या है? हम भाभी लगते हैं इसकी, और हम पड़ोस में ही रहते हैं। और तो ये जो लड़की है ये शुरू से नेचर वाइज कैसी रही है?
ये अच्छी लड़की है, वैसे बहुत अच्छी है, बोलचाले में भी बढ़िया है। और हमारे पड़ोसी हैं, मेरा लड़का गया था इसके साथ जब अन्याय हो रहा था, अच्छा। ऑटो लेके गया था मेरा लड़का। उन्होंने बताई मेरे से, मम्मी वो अत्याचार कर रहे थे उसके। अच्छा, हाँ तो सरासर अत्याचार था। हाँ, सरासर अत्याचार था। किस बात का अत्याचार कर रहे ये थे? ये तो मेरे को पता नहीं, ये तो लड़की बताएगी क्या अत्याचार था भाई। उन्होंने बता दिया, आपने बोला है आपका लड़का साथ गया था, तो हाँ। किस प्रकार से अत्याचार कर रहे थे, मार रहे थे, पीट रहे हाँ, थे, वो क्या नू कर कह रहे रहे थे कि हमें दहेज चाहिए, मोटरसाइकिल चाहिए हमने। अच्छा, छोटी मोटरसाइकिल की मांग थी। हाँ, मोटरसाइकिल मतलब छोटी तो उन्हें दे दी थी। हम्म, जो बड़ी वाली मोटरसाइकिल है मैंने कहना नहीं आता, हम्म। बुलेट, वो उसकी बात मांग कर करेंगे रहे थे। उनकी दोस्तों माताजी से देखो, भी, जैसा क्या आपने कहना है, देखा, क्या यहाँ हाल है, पड़ोसियों का देख कहना सकते हैं है आप। कि उनसे बुलेट की मांग की गई है। आइए बात करते हैं लड़की की माताजी से। जब 2 साल से आपकी बेटी इस तरह परेशान थी, तो आपने कोई पुलिस प्रशासन की मांग नहीं की थी? नहीं, मैं भी यही सोचती थी कि हमारा घर गरीब है। देखो पहले पहले थोड़ा घना हो जाता है, समझ जाएगी, बेटे की तरह समझा उसको। अच्छा, एक बेटा ही होता, बेटी बिल्कुल, दे बिल्कुल, के बिल्कुल। बेटा लेना होता। मैं बहुत प्यार करती थी, मेरे बेटों का भी जख्म हो रहा, ये भी बहुत प्यार करते थे। एक ही था, छयों के बीच में एक था। पर उसको मैंने समझाया भी, बेटा आपकी पढ़ाई लिखाई खराब हो जाएगी। वो कहता, चैलेंज देता रहा कि आप पुलिस कंप्लेंट कर दो, मेरी जेब में है, मैं सबको खरीद लूंगा। अच्छा, और रेडियो का लोग आ रहे हैं, हम सब जगह मिले हुए हैं। अच्छा। और बस ये दहेज की मांगे करता रहा। हम कैसे दे सकते बेटा, ये जैसे शादी करी, ये कर्जा चुकाने दो, एक ही बेटी है, हम धीरे धीरे करके थोड़ा थोड़ा देते रहेंगे जैसे हमारी गुंजाइश है। कर्जा लेके शादी की गई थी। कर्जा लेकर शादी करी गई है, गांव बस्ती को सबको पता है। अच्छा, अच्छा। वो कहने लगे कि जैसे अच्छा खाना आपने करा, घर पे दाल रोटी बना देनी थी, बाकी सोना चांदी बेटी को और देना था। आपने ये अच्छा खाना नहीं करना था। अरे आप तो दुल्हन को लेके जाएंगे, बाकी लोग तो खाना ही खाते। ये दूसरी साल चल रही। जब उन्होंने आपसे पहले ही मांग की बात की थी, तो आपने इस चीज की सूचना नहीं, पुलिस पहले प्रशासन- नहीं, पहले नहीं करी। नहीं, जो आप बता रहे हो कि बताया गया था, शादी के बाद कहा गया था हाँ, शादी कि सोना चांदी फालतू देना चाहिए थे, हाँ जी। तो आपको पुलिस प्रशासन को इस चीज की सूचना देनी चाहिए थी। सूचना इसलिए नहीं दी कि जो 4 लोग आते हैं ना पंचायत लेके, उन्होंने कही हमारी जिम्मेदारी पे इसको भेजो। अच्छा। ये लड़की कहती थी कोई बात नहीं, समझ जाएंगे भाई, आप भी उजड़ोगे, इज्जत खराब होगी ससुराल वालों की भी और मायके वालों की भी। लेकिन बाद में पंचायत की बात लड़के वालों ने रखी नहीं। नहीं, पंचायत की बात तो नहीं, 2-4 जने घर घर के आए वो। चलो, उसे भी पंचायत ही कहा जाएगा। हाँ, फिर हमने कोई बात नहीं, हमने भेज दी। अच्छा। फिर उन्होंने यही बर्ताव करा, जब भी करा उन्होंने यही बर्ताव करा, मायके वालों की बेइज्जती करो, उनसे नाता खत्म करो, इज्जत गिरा के आओ, तुझे दहेज नहीं दिया और उनसे बिल्कुल नाता खत्म कर दो, तब तो रखूंगा, नहीं ऐसे नहीं रखूंगा। लड़की ने 1 महीने तक नहीं बातचीत करी। वो हमारे से बात करता था, कहता था मैं बाहर हूँ। हम फोन करते थे, मैं बाहर हूँ, बात नहीं करा तो पाऊंगा। जो वो 4 आदमी लड़की को लेने आए थे, क्या कभी उन्होंने उन लड़के वालों को समझाने की कोशिश नहीं की, भाई हम 4 आदमी वहां से लड़की को लेके आए हैं, हमारी बात की इज्जत उनको रखी फोन जाए? करके बोला कि आप उन जिम्मेदारी पे ले गए से, वो तो लड़की को फिर दुख दे रहे हैं, तो आपने कुछ समझाया नहीं। नुका हमारा ले जाने का फर्ज है, घर बसाने का फर्ज है, हम समझा रहे हैं, पर वो लोग नहीं मान रहे। अच्छा, अब आप जैसे करते हो कर ले। अब आप देख सकते हैं कैसी हालत है, तो अब आप क्या चाहेंगे? बस यही चाह रहे हैं कि हमारा गरीबों का इंसाफ करा जाए, कि पैसे लोगों, ये पैसे वालों की सुनने लगी सरकार, तो हम गरीब लोगों का क्या होगा, गरीब लोगों की बेटियों का क्या होगा। क्या आपने गांव में जो गांव के सर्वे है उनसे कभी बात करने की कोशिश करी? ये गांव मुजेड़ी गांव है, बहुत बड़ा गांव है, यहाँ की पंचायत भी है, यहाँ के बहुत वो अच्छे। खुद ही आए थे कि पंचायत करेंगे हम, और पंचायत करके वो अपने लोगों, हमारी बिरादरी के लोगों को लाना चाहिए, लाना चाहिए कि नहीं। हमारे बिरादरी के लोगों को नहीं लाए, वो गांव पंचायत को लेकर आए। यहाँ की लड़की वहाँ पे शादी की हुई है, उसकी शर्म के लिए, कि इसकी शर्म से ये फैसला कर लेंगे। बाकी जो फर्नीचर है, फर्नीचर में ही तलाक हो जानी चाहिए। तो गांव वालों ने बोला कि ये गरीब लोग हैं, इनका इतना खर्चा हुआ है, कुछ घाटा ये खा लेंगे, पर कुछ ना कुछ तो इनका इंसाफ होना चाहिए। दूसरी शादी करेंगे तो कहाँ से करेंगे। तो फिर अब क्या कह रहे हैं वो? उन्होंने फर्नीचर उठवा दिया। पंचायत वालों ने बोला फर्नीचर देने के लिए बोल रहे हैं, टूटा फूटा वहाँ फर्नीचर आधा सूद मिला, ये देख सकते हो आप। जैसी हालत में आप लाए गए थे आप अपनी लड़की को, क्या कुछ फोटेज है? हाँ जी, वीडियो है, दिखाएंगे आप थोड़ी हमारे बहुत लाइव के माध्यम से। ये भी थोड़ी बहुत वीडियो भी तभी है कि दोस्तों, देख सकते अब हम हैं आप आपको कि वो बच्चे फुटेज जो दिखाते आपको हैं किस जिस हालत में लड़की को घर पर लड़की को लाया लाया गया। गया था। ये महिला थाने में, तब महिला थाने में भी इन लोगों ने हाथापाई की थी, तब केस लगी।
ये इन महिला थाने के अंदर की है और जो लोग हैं उधर ये लड़की पड़ी हुई है। दोस्तों आइए अब हम आपको उनके पिताजी की हालत दिखाते हैं, जिनके पिताजी की हालत बहुत ज़्यादा इस समय ख़राब है, जो बात करने की हालत में नहीं है। लेकिन ये परिवार से गुहार लगा रहे हैं, परिवार गुहार लगा रहा है प्रशासन से कि इनकी लड़की को उचित न्याय मिले और प्रशासन इस मामले पर गंभीरता से और कार्रवाई करे उन दोषियों के खिलाफ जो इस पूरी मारपीट के लिए, इस पूरी मारपीट के लिए दोषी हैं। मैं अनुराग गर्ग, फरीदाबाद।